इसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने जो आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई मैं। और मैंने आपको थोड़ी बहुत थ्योरी बताई थी, टेंजेंट की थ्योरी बताई थी, नॉर्मल के लिए थ्योरी बताई थी, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आगे जो हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम पे, वो टेंजेंट तक के हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, उसके आगे के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहले जो थ्योरी मैंने आपको बता दी है, मैं उसी पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिर जो एक्स्ट्रा थ्योरी आएगी या एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट की, नॉर्मल की, उसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा और उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये है बेस्ड डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन पर। अब आपको जो इलिप्स की जो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन होती है वो मैंने आपको बताई थी। अगर स्टैंडर्ड इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका डायरेक्टर सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबको मैंने बताया था लास्ट टाइम पे। क्लियर है क्या भाई? अब सुनो भाई, क्लियर सबको? ये तो पता है ना डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टर सर्किल का मीनिंग क्या है, ये क्लियर है क्या सबको? अरे भाई, डायरेक्टर सर्किल का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा आप में से? अरे भाई, आप लोगों का भी रेस्पॉन्स होना चाहिए, दोनों साइड से रेस्पॉन्स होगा तभी जाके मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगे चीजें कि भाई कहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं जा रही आपको। तो डायरेक्टर सर्किल का मीनिंग क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? क्या है बताओ? सर 90 डिग्री पे टेंजेंट्स। हाँ, ऐसा सर्किल जिसके किसी भी पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे एलिप्स पे, वो टेंजेंट 90 पे होंगी। अब देखो उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, इक्वेशन तो पता है हमको, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई प्रूव दैट द टेंजेंट्स, आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव वाला क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दोज पॉइंट ऑफ एलिप्स, ये आपको एलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय ए है और ए प्लस बी को अपॉन में ले आइए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दोज पॉइंट ऑफ एलिप्स, इस एलिप्स के उन पॉइंट्स पे टेंजेंट वेयर इट इज कट बाय any tangent to this ellipse, where it is cut by any tangent to this ellipse intersect at right angle। इसका मतलब है कि इस पर कोई टेंजेंट है जो कि इस वाले एलिप्स को दो पॉइंट पे कट कर रही है, उन दो पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेंगी वो राइट एंगल पे मीट करेंगी, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको? ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे। आप ये देखो कि पहले इस दोनों इलिप्स में कंपेयर करें, इलिप्स में बड़ा वाला इलिप्स कौन सा, छोटा इलिप्स कौन सा है। इसके अपॉन में आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसकी टेंजेंट इसको कट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा वाला इलिप्स होगा। इसके अपॉन में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसके अपॉन में आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका मतलब ये जो टर्म आ रहे हैं ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बड़े टर्म है, मतलब इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ ज्यादा है, मतलब ये बड़ा एलिप्स होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये अपन ने एक एलिप्स मान लिया और ये वाला एलिप्स ये वाला हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इस वाले एलिप्स में कोई भी रैंडम पॉइंट पी लिया गया, उस पे आपने बनाई टेंजेंट, वो जो दो पॉइंट पे कट कर रही है, उन दो पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट्स 90 पे होंगी, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन लैंग्वेज क्लियर है क्या? आप लैंग्वेज पढ़े। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दोज पॉइंट्स दैट इज Q and R ऑफ इलिप्स, इस वाले इलिप्स के लिए, वेयर इट इज कट बाय एनी टेंजेंट टू दिस इलिप्स, मतलब इस टेंजेंट ने इस इलिप्स को दो पॉइंट पे कट किया, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, वो जो टेंजेंट्स है वो राइट एंगल पे मीट कर रही है, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब मेरे को अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो S पॉइंट आ रहा है वो S पॉइंट इस इलिप्स के डायरेक्टर सर्किल पर लाई करेगा, तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि बड़ा वाला जो एलिप्स है उसकी टेंजेंट्स अगर 90 पे मिल रही हैं, तो टेंजेंट 90 पे कब मिलती हैं, जब वो पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पे होता है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमको हर पॉइंट के लिए प्रूफ करना है, हर बार P पॉइंट चेंज करेगा तो हर P पॉइंट पे नए Q और R आएंगे, हर नए Q और R पे जो टेंजेंट्स बनेंगी वो 90 पे मिल रही हैं, और हर बार वो पॉइंट भी चेंज करेगा। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट हमेशा डायरेक्टर सर्किल पे लाई करता है, तो मैं प्रूफ बोल सकता हूँ कि टेंजेंट्स 90 पे कट करेंगी, क्योंकि ये डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन है। बोलिए। यस सर। तो देखिए अब मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर कि भाई ऐसा करते हैं,
अपन को इस पॉइंट को डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा, मतलब है कि इस पॉइंट का जो लोकस है, इस पॉइंट का जो लोकस है, पाथ जो है वो डायरेक्टर सर्किल आना चाहिए। इस पॉइंट का पाथ अगर डायरेक्टर सर्किल आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा। किसका डायरेक्टर सर्किल आना चाहिए? बड़े वाले एलिप्स का डायरेक्टर सर्किल आना चाहिए। तो बड़े वाले एलिप्स का डायरेक्टर सर्किल क्या होगा वो अपन पहले देख लेते हैं कि अपन को क्या प्रूफ करना है। वो चीज अपन ने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये कंडीशन सही है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये पॉइंट का लोकस क्या आना चाहिए? अगर ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा बी स्क्वायर है, तो बड़े वाले एलिप्स का जो डायरेक्टर सर्किल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस, पूरा ए स्क्वायर प्लस पूरा बी स्क्वायर। आप क्या बोलोगे? ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी कॉमन आएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैंने, अब इसको आप भूल जाएंगे, ये अपन को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ले आते हो। अगर आप ले आते हो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमको लोकस निकालना है h, k का, और अपन को वेरिएबल पॉइंट क्या दिया है? वेरिएबल पॉइंट दिया पी पॉइंट। इस भाई लोकस कब आएगा? ये पॉइंट वेरी करेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। हर बार पी पॉइंट पे टेंजेंट चेंज करेगी, हर बार क्यू और आर चेंज करेगा, तो हर बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज करेगा। तो एच और के में रिलेशन निकालने के लिए अपन को किसी दूसरे पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई पैरामीटर इन्वॉल्व कराना पड़ेगा जिसको कि हम एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करते हैं, ये जो पी पॉइंट है वो इस वाले एलिप्स पे है, ये अपना स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो पी पॉइंट आपने क्या मान लिया? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा आपने अज्यूम कर लिया। पी पॉइंट क्या मान लिया भाई? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब मेरे को थीटा को एलिमिनेट करना है और एच और के में रिलेशन लेके आना है, तो मैं क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ बताइए। देखो हाँ, t इक्वल टू एस वन बेटा वो कब होता है? जब वो कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है। p इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ q एंड r। अच्छा हाँ सर, सर्कल लेंगे। ठीक है, अब सुनो, अपन ऐसा बोल सकते हैं, आप सोचो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो क्यू आर लाइन है वो एस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है कि नहीं? क्यू आर लाइन एस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना यार। बेसिकली एस पॉइंट से तो टेंजेंट बनाई है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया गया है, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलो। तो मैं बोल सकता हूँ एस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एच कॉमा के, तो क्यू आर का इक्वेशन होगा वो t इक्वल टू 0 होगा ऑन दिस एलिप्स। अगर मैं इस पॉइंट पे t बराबर 0 लगा देता हूँ तो वो क्यू आर की इक्वेशन आ जाएगी ना विद रेस्पेक्ट टू एस पॉइंट। अरे बोलो ना यार, क्लियर है? यस सर। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, एच कॉमा के रेस्पेक्ट में t बराबर 0 लगाना है इस वाले एलिप्स पर, तो लिखूंगा x(x1), क्योंकि t बराबर 0 भी जो होती है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आती है। तो एक्स स्क्वायर को लिखा x(x1) मतलब hx बाय a इंटू ए प्लस बी प्लस के वाई y(y1) अपॉन b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये आ गई क्यू आर की इक्वेशन एस पॉइंट की हेल्प से। लेकिन क्यू आर तो बेसिकली पी पॉइंट पर टेंजेंट के बराबर भी है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर इस एलिप्स पे लिख देता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन, वो भी क्यू आर के बराबर होगी। बोलो सही बात है? तो अपन लिख सकते हैं क्यू आर की जो इक्वेशन आएगी वो पी पे टेंजेंट के बराबर भी है। तो दो तरीके से अपन टेंजेंट निकालेंगे, मतलब लाइन निकालेंगे क्यू आर, एक टेंजेंट की हेल्प से और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो आप बोलेंगे क्यू आर का जो इक्वेशन आएगा विद रेस्पेक्ट टू पी, वो आ जाएगा अपने पास एक्स। देखो इस पॉइंट से इस छोटे वाले एलिप्स पर टेंजेंट लिखना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना टेंजेंट, तो वो आ जाएगा एक्स कॉस थीटा बाय ए, क्योंकि x(x1) है, x को डालेंगे a cos थीटा, y sin थीटा बाय b बराबर 1। बस अब क्या करना है, ये दोनों क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, कंपेयर करना है और थीटा को एलिमिनेट करना है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसका कोफिशिएंट है cos थीटा बाई a, इसका कोफिशिएंट है ये वाला, तो अपन क्या बोलेंगे cos थीटा बाई a डिवाइड बाय h अपॉन a इंटू ए प्लस बी बराबर, यहाँ इसका कोफिशिएंट है sin थीटा बाई b अपॉन k अपॉन b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी ऊपर आएगा, तो यहाँ से आपको मिला a प्लस बी इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय h इक्वल टू a प्लस बी
इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई के इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया देखिए, एच अपॉन ए प्लस बी। साइन थीटा का वैल्यू आया के अपॉन ए प्लस बी। अब आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अप्लाई कर दो, थीटा हट जाएगा। और एच स्क्वायर अपॉन दिस के स्क्वायर अपॉन दिस, देखो यही आ रहा है जो हमने बोला था कि डायरेक्ट सर्किल आना चाहिए। तो एच स्क्वायर इनको ऐड करेंगे प्लस के स्क्वायर, और दोनों के अपॉन में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आई वो इसके डायरेक्टर सर्किल से मैच कर रही है। इसका मतलब ये टेंजेंट 90 पे कट करेंगे, ये अपन ने प्रूव कर दिया। क्या तरीका सबको क्लियर है एकदम अच्छे से? सर हाँ बेटा। सर वो t इक्वल टू 0 वाला केस फिर से बता देंगे? हाँ बेटा बता देते हैं। देखो आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो क्यू आर है, क्यू और आर पे अपन ने बनाए टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स यहाँ पे मिल रही हैं, मैंने पॉइंट माना एच कॉमा के। तो एच कॉमा के रेस्पेक्ट में ये जो क्यू आर है वो इस बड़े वाले एलिप्स पे क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। हाँ सर। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, टी बराबर 0 होती है। हाँ सर। तो एच कॉमा के रेस्पेक्ट में मैंने टी बराबर 0 लगा दिया इस वाले एलिप्स पे। अच्छा हाँ सर, यस सर। कितनी जगह लिखना है तो कोई डाउट यहाँ तक? फिर आखिरी वाली पार्ट में क्या करा, और थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इनको बेटा स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो एच इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू में 1 आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जो अपॉन में टर्म आएंगे वो इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गए। यस सर, ये है समझ में? आगे सर। ठीक है। आदित्य परिहार तुम कौन से बैच में बेटा? सर इसी बैच में संजीव। ओके ओके, चलिए लिख लिया सबने, आगे बढ़े। कोई कॉपी कर रहा है क्या? यस सर। ठीक है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अगला क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है अपन, ये जो कंसेप्ट है ना, जो अपन कॉमन कंसेप्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड मिड पॉइंट वाला, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इन पे अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ पोर्शन ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एलिप्स इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। मतलब अगर कोई भी टेंजेंट एलिप्स पे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है तो उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें अपन स्टैंडर्ड एलिप्स है, पैरामेट्रिक फॉर्म काम में लेंगे और मिड पॉइंट मानेंगे एच कॉमा के, वहां से डील करेंगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का भी लोकस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको डील करना आपको आना चाहिए। तो इसको अगर अपन डील करें, देखो आपको बोला कि ये जो एलिप्स है इसमें किसी भी पॉइंट पे अपन ने बनाया टेंजेंट, वो टेंजेंट मतलब ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब हर पॉइंट की बात हो रही है, तो अपन को पी पॉइंट क्या मानना पड़ेगा, वेरिएबल पॉइंट मानना पड़ेगा। तो वेरिएबल पॉइंट क्या मान लोगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। इस पर टेंजेंट कट कर रही है क्यू और आर पर, आपको क्यू और आर का कोई मिड पॉइंट है एस पॉइंट एच कॉमा के, इसका लोकस निकालना है। तो हर बार क्यू और आर पॉइंट आएंगे, उसका एक मिड पॉइंट अज्यूम कर लिया एच कॉमा के, उसका लोकस फाइंड करना है, एच और के में रिलेशन चाहिए, तो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पी पॉइंट पर टेंजेंट है, पैरामीटर अपन ने मान लिया थीटा, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उससे क्यू और आर पॉइंट निकालेंगे जो कि थीटा के टर्म्स में आएगा, वहां से मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और वहां से मिड पॉइंट को कंपेयर करेंगे एच कॉमा के से, वहां से एच और के की वैल्यू थीटा के टर्म्स में आएगी और थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। ये मेरा प्रोसेस रहेगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अगर हम बात करें क्यू आर की इक्वेशन की, तो क्यू आर की जो इक्वेशन आएगी एट पी पॉइंट, वो आएगी एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। ये अपनी इक्वेशन आएगी, सही बात है कि नहीं। अब ये जो इक्वेशन आ रही है टेंजेंट की, ये क्यू और आर पे कट कर रही है, तो क्यू पॉइंट के लिए क्या करेंगे भाई, क्यू पॉइंट का मतलब, क्योंकि अपन को जहां कट करेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्यू पॉइंट के लिए क्या करेंगे, क्यू पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो वाई को 0 पुट कर देंगे, वाई को 0 पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉमा 0, सही बात है। और आर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे। आर पॉइंट के लिए मैंने एक्स को 0 पुट कर दिया तो हट जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बी बाय साइन थीटा, करेक्ट। तो जो अपना एस पॉइंट आ रहा है एच कॉमा के, तो अब हम दोनों को मिड पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, एच और के में रिलेशन आ गया, सबसे हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे एच कितना आएगा, देखो ए बाई कॉस थीटा प्लस 0/2 और के कितना आएगा 0 प्लस बी बाय साइन थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप देखो तो 2 कॉस थीटा की वैल्यू जो आ रही है, कॉस थीटा आ रहा है a बाय 2h। अगर अपन ये मल्टीप्लाई हो गया, कॉस थीटा को उधर ले गए, h को नीचे ले आए, और साइन थीटा की वैल्यू आ रही है b बाय 2k। तो ये आपके पास कॉस और साइन की वैल्यू आ गई, और थीटा को एलिमिनेट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करेंगे तो a बाय 2h का होल स्क्वायर प्लस b बाय 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो h की जगह पुट कर देंगे x और k की जगह y पुट कर देंगे, तो वो आपके पास लोकस फाइंड हो जाएगा। आई होप सबको ये तरीका क्लियर है एकदम अच्छे से। फर्स्ट स्टेप में क्यूआर का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाली, नहीं बेटा क्यूआर तो बेटा पी पॉइंट पे टेंजेंट है ना बेटा, वो टेंजेंट कट कर रही है क्यूआर आर पे, तो मैंने टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया ना बेटा इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। सर t इक्वल टू 0 करके, हाँ t इक्वल टू 0, सिंपल। ओके सर। एक्स स्क्वायर को लिखा x(x1) और x1 की जगह पुट कर दिया मैंने a cos थीटा, ठीक है, चलेगा सबको? अरे भाई क्लियर है? Yes. चलिए तो मैं आगे बढ़ूं या कोई लिख रहा है? हो गया सर। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम पे जो वो t इक्वल टू s1 वाला फंडा लगा रहे थे ना आप, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ड्रॉन टू द एलिप्स। कहने का मतलब जब ये लाइन एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो वो जो 2 पॉइंट आएंगे उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो एलिप्स होगा कुछ इस टाइप का होगा, ये कोई रैंडम लाइन जा रही है, अपन ने ऐसा मान लिया कोई रैंडम लाइन जा रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कट कर रही है इसको Q और P और Q पे, आपको इसका मिड पॉइंट R पॉइंट है, ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट मैंने मान लिया इसका K। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको फाइंड करने का, आपने अगर P जो लाइन कट कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई y को पुट करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x में जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसको दोनों रूट आएंगे उनका मिड पॉइंट, फिर एक बार y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे फिर उनका मिड पॉइंट। या तो ऐसे कर लो कि पॉइंट्स निकाल लो, पॉइंट निकाल के मिड पॉइंट निकाल दो। इसके अलावा अगर अपन और कोई कंसेप्ट यूज करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो PQ है इसका मिड पॉइंट अपना R वाला पॉइंट है, PQ है इसका अपना मिड पॉइंट R पॉइंट है, तो PQ कॉर्ड है और कॉर्ड का मिड पॉइंट अपन ने अज्यूम किया h, k, तो h, k के रेस्पेक्ट में अपन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं t बराबर s1 से, क्योंकि वो कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो जो t बराबर s1 विद रेस्पेक्ट टू h, k जो इक्वेशन आएगी उसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, उसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे और वहां से हम h और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या ये तरीका समझ में आया आप लोगों को मेरा? तो जो PQ का इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू R पॉइंट h, k, वो क्या आएगा t बराबर s1 ऑन दिस एलिप्स। अरे बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है? अरे यार ये अगर R मिड पॉइंट h, k है तो इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, t बराबर s1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ठीक है, तो h, k का रेस्पेक्ट लगाते t का मतलब तो पता ही है, टेंजेंट वाले फॉर्मेट का इक्वेशन, s1 का मतलब भी पता है। 25 को 25 की जगह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि नीचे लेके आओ, क्योंकि जो काम t के लिए करेंगे वही काम s1 के लिए करेंगे, तो 25 दोनों में उधर ही रहेगा, तो कोई लोड नहीं है उससे। तो h, k के रेस्पेक्ट में लिखा आपने t का इक्वेशन, तो hx/9 प्लस ky/4 माइनस 25, ये कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। s1 का मतलब h²/9 प्लस k²/4 माइनस का 25 कैंसिल आउट, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गया। अब ये जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए लिखा है अपन ने, तो कंपेयर करेंगे तो देखो इसका आ रहा है h/9, इसका आ रहा है अपॉन में 2, इसका आ रहा है k/4, y का कोफिशिएंट, इसका y का अपॉन में 3, इक्वल टू में इसका कांस्टेंट हमारा है h²/9 प्लस k²/4 और डिवाइड में इसका कांस्टेंट हमारा -6, माइनस लेना पड़ेगा
क्योंकि भाई ये इक्वल टू में लिया है तो इसको भी तो इक्वल टू में कंपेयर करना पड़ेगा ना यार, ये उधर है एक इधर है तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोलेंगे, देखो सॉल्व करना है। अब यहाँ से एच और के में रिलेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एच स्क्वायर के स्क्वायर में बड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, इसको लैम्डा मान लेते हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू लैम्डा। तो अगर इसको अपन कंपेयर करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 18 लैम्डा, 9 टू 18 लैम्डा। और अच्छा थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो पहले ही सिंप्लीफाई कर दे रेशो को तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो एच बाई 18 बन रहा है, के बाय 12 बन रहा है, और एच स्क्वायर बाय 9 प्लस के स्क्वायर बाय 4 अपॉन -6 बन रहा है। तो 3 से पहले कट रहा है ना, थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 6 से कट रहा है, 6 से 18, 6 to 12। के बाई 2 इक्वल आ गया हाँ बेटा, सर, h बाई 3 और k बाई 2 इक्वल आ गए तो उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बेटा एच बाई 3 और के बाई 2 इक्वल आया तो क्या करोगे अब? अच्छा एच और के को अपन क्या करेंगे, सर वो h स्क्वायर बाय 9 और k स्क्वायर बाय 4 वाली कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बस उसे 2n स्क्वायर लिख देंगे। हाँ बेटा वो मैं लगभग वही कर रहा हूँ, मैं भी जैसे कोई बहुत डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा लैम्डा माना है ना, देखो एच बाई 3 को मैंने लैम्डा माना है, तो एच कितना है 3 लैम्डा आया। अब लैम्डा मान के पुट कर दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, है ना। के बाई 2 को लैम्डा माना तो के की वैल्यू 2 लैम्डा हो गई। अब ये जो टर्म आ रहा है अपना एच स्क्वायर बाय 9 प्लस के स्क्वायर बाय 4 दैट इज माइनस लैम्डा। तो एच को पुट करेंगे 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा का स्क्वायर तो 9 9 कट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर और के को 2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो ये आगे मतलब वो वैसे इक्वल मान के पुट कर रहे हैं या ऐसे करते हैं चलेगा, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा, एक लैम्डा कैंसिल आउट होने का मतलब जीरो वाला केस आया, और दूसरा लैम्डा आया माइनस का हाफ। एक लैम्डा जीरो आया, एक लैम्डा माइनस का हाफ आया। तो लैम्डा को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो पॉइंट आएगा 0 0, तो एच और के क्या आ जाएगा 0 0। तो एच और के जो 0 0 आएगा पॉइंट अपना एच कॉमा के, वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए। तो 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसके अंदर, 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो लैम्डा कौन सा वाला केस लेंगे, माइनस हाफ वाला। लैम्डा को माइनस हाफ पुट करेंगे तो एच आएगा -3/2 और के की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये जो पॉइंट आ रहा है -3/2 -1, वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। आई होप सबको मेथड क्लियर है। हाँ भाई सबको मेथड क्लियर है। हाँ सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है टेंजेंट्स आर ड्रॉन। देखिए ये भी थोड़ा बहुत डायरेक्टर सर्किल का मैंने इसमें एप्लीकेशन लिया है। फाइंड द, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स। टेंजेंट जो बनाई जा रही है वो राइट एंगल पे बन रही है, मतलब किस पॉइंट से बन रही होंगी, डायरेक्टर सर्किल के किसी पॉइंट से बन रही होंगी। सबसे पहले क्लिक करना है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू दिस इलिप्स, देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब हर पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगी उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी, उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। आई होप थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हुआ। मतलब ये कोई पॉइंट है जिससे कि अपन हमेशा क्या बना रहे हैं, राइट एंगल पे टेंजेंट्स बन रही है, टेंजेंट 90 पे बन रही है, ठीक है। अगर टेंजेंट 90 पे बन रही है तो इससे जो कॉर्ड, ये ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, ये पी पॉइंट मान लिया। तो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, ये भी इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, दैट इज एच कॉमा के। बताइए कैसे कर सकते हैं इसको अप्रोच हम लोग। T equal to S। T इक्वल टू एस में लगाएंगे किस, पूरा बोलो, T इक्वल टू एस में लगाएंगे किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, फिर P पॉइंट के रेस्पेक्ट में। बेटा P पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं लगेगा। T इक्वल टू एस में क्या होता है, कॉर्ड के मिड पॉइंट जब पता होता है। सर पहले p के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 लगा दें। हाँ अरे बेटा T इक्वल टू एस में तो बेटा Q के रेस्पेक्ट में लगेगा ना, कॉर्ड का मिड पॉइंट तो Q है ना, P थोड़ी ना है। P कॉर्ड का मिड पॉइंट है क्या, ये सर Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में। Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में, Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन आएगी T बराबर S1 विद रेस्पेक्ट टू Q पॉइंट, और P पॉइंट के रेस्पेक्ट में AB की जो इक्वेशन आएगी वो T बराबर 0, सही है कि नहीं, विद रेस्पेक्ट टू P पॉइंट। विद रेस्पेक्ट टू P पॉइंट इसकी इक्वेशन T बराबर 0 आएगी, और विद रेस्पेक्ट टू Q पॉइंट इसकी इक्वेशन T बराबर S1 आएगी, और दोनों सेम होंगी, दोनों को कंपेयर करेंगे, वहां से काम हो जाएगा, तो एच और के रिलेशन आएगा। लेकिन इसके लिए P पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर बोल रहा हूँ तो पहले P पॉइंट अज्यूम भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं P पॉइंट क्या अज्यूम करूँ बताओ, अगर सर डायरेक्ट हाँ करेक्ट बात,
अगर पी पॉइंट जो है वो अपने डायरेक्टर सर्किल को लाई कर रहा है तो अपने को इसका डायरेक्टर सर्किल ऑलरेडी पता है। सबसे मेन बात, तो इसका डायरेक्टर सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको सर्किल पता है तो आप पी कहीं ना कहीं तो पैरामीटर मानना पड़ेगा। ये पी पॉइंट हर बार वेरी कर रहा है तो क्यों ना इसी को अपन वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं। अगर ये इसका डायरेक्टर सर्किल है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मैंने अज्यूम कर लिया। तो इस सर्किल पे अगर मेरे को कोई पॉइंट मानना है पी पॉइंट, तो क्या मैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा मान सकता हूँ क्या? और आर की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट में हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने पी पॉइंट मान लिया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो अब मैं पी के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन जो आएगी टी बराबर 0 पी के रेस्पेक्ट में इस एलिप्स पे वो आएगी x इंटू आर कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर। सही बात है, x x1 बाय ए स्क्वायर, x1 का मतलब आर कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो y y1 आर साइन थीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरा, अगर मैं t बराबर s1 लिखता हूँ, वो किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, h कॉमा k के मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखना है एलिप्स के ऊपर। तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो इसके अंदर भी माइनस का बनाएगा कांस्टेंट टर्म, और इसके अंदर भी माइनस का बनाएगा, दोनों का माइनस में मैंने काट दिया पहले ही। चलेगा, तो बुरा तो नहीं मानेगा ना मैं इस बात पे कि सर आपने पहले क्यों काट दिया, लिखा क्यों नहीं? चलेगा ना सबको? ठीक है। अब देखो, अब क्या दोनों सेम होंगी, दोनों को अपन कंपेयर कर देंगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है और जो इसका कोफिशिएंट आ रहा है, ऐसे जो इसका कोफिशिएंट आ रहा है और जो इसका कोफिशिएंट आ रहा है, और वो इधर सेम वाला चीज करनी है। तो क्या बोलेंगे, देखो जब इनका रेशियो लेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर का आर कॉस थीटा अपॉन एच है ना। अपन को तो एच और के में रिलेशन चाहिए, और जब भी कॉस और साइन आता है सबसे बेस्ट क्या है, कॉस को निकाल लो, साइन को निकाल लो और स्क्वायर करके ऐड कर दो। और जो आर आएगा, आर की वैल्यू अपन आर की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर कॉस थीटा बाई एच बराबर आर साइन थीटा अपॉन में के आ जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा इक्वल टू इसका कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू दिख रही है और आपको उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। क्या मैं डायग्राम मिटा दूँ थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के पर्पज से? तो अगर मैं डायग्राम ये मिटा दिया मैंने, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है, h मल्टीप्लाई होगा तो h अपॉन में r भी चला जाएगा, अपॉन में r और ये बड़ा सा ब्रैकेट का मतलब ये वाला टर्म वो लिख दिया। और साइन थीटा का जो वैल्यू है वो k अपॉन r इंटू बड़ा सा टर्म, वो तो क्लियर है कि क्या टर्म है, बस ऐड करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐड करेंगे तो h का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, k का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो दोनों में सेम ही आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा, चला जाएगा उधर। तो h की जगह रख देंगे x, k की जगह y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर। व्हाट इज r स्क्वायर? r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू जो टर्म चल रहा था इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर, h की जगह x रख दिया, k की जगह y रख दिया और इस पूरे का स्क्वायर। ये पूरा x और y में जो इक्वेशन आएगी ये इसका लोकस आ जाएगा। सबको क्लियर है भाई एकदम अच्छे से? चलेगा भाई सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? कोई लिख रहा है? सर वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को 1 भी लिख सकते हैं ना? कहाँ बेटा? राइट में जो आपने लिया ये है, नहीं राइट में सर, राइट में एक्स स्क्वायर बाई वो ब्रैकेट में होल स्क्वायर जो है, नहीं लिख सकते ना बेटा इसको, क्योंकि वो जो पॉइंट ये अपन ने किसको लिखा है, h कोमा k को लिखा है, h और k की जगह h और k एलिप्स पे लाई करने वाला पॉइंट थोड़ी ना, h और k तो कॉर्ड का मिड पॉइंट है ना। अगर h और k एलिप्स पे लाई करता तो उसको अपन लिखते हैं ना सेटिस्फाई। वो h और k एलिप्स पे सेटिस्फाई थोड़ा कर रहा है, वो तो अपन ने बाद में जो x और y लिखा है वो किसको लिखा है, h और k को लिखा है। h एक्चुअली में ज्योमेट्री में कौन सा पॉइंट था याद करो, h ज्योमेट्री में कौन सा पॉइंट था जो टेंजेंट्स बन रही है इसके ऊपर, और वो ये वाला पॉइंट है h कोमा k। तो अपन ने इस h और k को x और y लिखा है ना यार,
तो एक्स और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई सेम नहीं है, ये तो रिप्रेजेंट हमेशा आंसर को एक्स और वाई के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए अपन ऐसा लिखा है। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। और भी डाउट है इसमें? किसी को कुछ भी डाउट है बिंदास होकर पूछिए, कोई लोड नहीं है। जो भी डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिंदास पूछिए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन अपने आगे है नॉर्मल की इक्वेशन पे। अब नॉर्मल की इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, दो फॉर्म में याद रखना है, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या थी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, अगर पॉइंट दिया एक्स वन वाई वन इलिप्स के ऊपर, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा जो लिखवाया था पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या लिखवाया था, ए एक्स वाई कॉस थीटा माइनस बी वाई वाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर लोकस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैक्सिमम टाइम अपन लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। क्या बोला देखो, इफ द नॉर्मल at any point P to the ellipse intersect the coordinate axis at A and B, then find the locus of midpoint of AB. मतलब जो नॉर्मल है वो P पॉइंट पे x, और जैसे कि अभी टेंजेंट वाला क्वेश्चन क्या था ना, कि टेंजेंट है जो कट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पॉइंट पर, मिड पॉइंट का लोकस निकालो। तो टेंजेंट माने थीटा के टर्म में, मिड पॉइंट निकाला थीटा के टर्म में, h और k माना और थीटा को एलिमिनेट किया। तो वही करना है, टेंजेंट की जगह नॉर्मल का क्वेश्चन आ गया है। नॉर्मल की इक्वेशन माननी है, जहाँ कट करेगा वहाँ पे x को 0 रखना है, y को 0 रखना है, पॉइंट निकालना है और मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। क्या हो जाएगा भाई सबसे, बोलिए भाई। अगर ये नॉर्मल है तो इस पे अपन ने बनाया टेंजेंट, तो ये हो गया नॉर्मल इस पे। तो जो नॉर्मल है वो कट कर रहा है इसको a और b पर, x एक्सिस को और y एक्सिस को। बस आप a और b पॉइंट थीटा के टर्म में निकाल लो। इसका मिड पॉइंट कोई q पॉइंट है h कॉमा के, उसका हमें लोकस चाहिए। अरे भाई सबको मेथड क्लियर है कि नहीं है? तो देखो p पॉइंट क्या मानेंगे अपन लोग, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो जो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा वो अपन पैरामेट्रिक मतलब मानते हैं, तो ये डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन का रिजल्ट है, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। ए एक्स वाई कॉस थीटा माइनस बी वाई वाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पूछा गया है, अब इसमें वही, अगर ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट के लिए अपन ने एक्स एक्सिस पे वाई को 0 रख दिया, वाई को 0 रखा तो ये गायब हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन ए। और बी पॉइंट के लिए अपन ने एक्स को 0 रख दिया, तो वहाँ से एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा बाय बी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आ गए। अब मिड पॉइंट कंपेयर करना है। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? तो एच क्या आ जाएगा भाई, ये ए का कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो दिस प्लस 0/2। अरे यार ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, वाई का तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। हाँ सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन ए प्लस 0/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 2ah, ये 2a पूरा s से मल्टीप्लाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है ना भाई। और y के लिए y कोऑर्डिनेट इसका ये रहा और इसका y कोऑर्डिनेट ये रहा, तो 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा बाय बी बाय 2, तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है माइनस का 2b के अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना, बस स्क्वायर करके ऐड करना, अपना आंसर आ गया। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू में दोनों के अपॉन का स्क्वायर आएगा, वो ऐड होकर 1 आएगा, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना इसका लोकस आ गया। कोई डाउट इसके अंदर? सर वो फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल की है ना? ये वाली? यस सर। हाँ बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी ना मैंने पी पॉइंट पे, ये तो बताया मैंने। ये अपने पास नॉर्मल है ना, ये तो मैंने आपको याद रखना है डायरेक्टली, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है ऑलरेडी कि पैरामेट्रिक पॉइंट में स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन ये आती है। ठीक है, क्लियर है क्या भाई? यस सर। आगे बढ़ूं या रुकना है? अभी कोई लिख रहा है?
कोई लिख रहा है क्या भाई? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी नॉर्मल की क्वेश्चन पे बेस्ड है, ये आप ट्राई करिए एक बार, ठीक है? सभी लोग ट्राई करेंगे, मैं डिस्कस करता हूँ उसको। आपको इसमें दिया है, क्या दिया है भाई, कि इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स, इस पे किसी एट ए पॉइंट उस इसेंट्रिक एंगल थीटा, इसेंट्रिक एंगल थीटा का मतलब है पॉइंट है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो थीटा एंगल वाले पॉइंट पर नॉर्मल बनाया जो कि कर्व को दोबारा मीट कर रहा है, जिसका सेंट्रिक एंगल 2 थीटा है, मतलब ए कॉस 2 थीटा कॉमा बी साइन 2 थीटा। तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। कहने का मतलब एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर नॉर्मल लिखेंगे और उसको इस वाले पॉइंट से पास करा देंगे, तो वहां से थीटा की इक्वेशन आएगी, वहां से कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है। आई होप सबको क्लियर है। क्या एक बार एक अटेम्प्ट देंगे इसको, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ट्राई करेंगे सभी लोग। हाँ सर। मेरे ख्याल से कर सकते हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने आपको दिया है नॉर्मल की क्वेश्चन। थीटा वाले पॉइंट पे तो पता ही है स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ भाई थोड़ा टाइम दो ना, एक बार ट्राई करना है सबको। सबको तरीका समझ में आ गया ना, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ट्राई करना है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए आप। हाँ भाई ट्राई करें। तो देखिए थीटा वाला पॉइंट का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पॉइंट पर। अच्छा इसमें आपको ए और बी, इसमें क्वेश्चन में आपको ए और बी गिवन होना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी अपना आंसर आ पाएगा। तो मैं आपको इसमें ए और बी की वैल्यू बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको ए और बी गिवन रहेगा, ये अंडरस्टूड है, तो उसका आप वैल्यू लिख लीजिए एक बार। यहाँ पर जो ए स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वैल्यू अगर चाहिए तो ए और बी का टर्म में आंसर नहीं आएगा। ए स्क्वायर गिवन है 14 और बी स्क्वायर गिवन है 5, ये आप इसमें मेंशन कर लीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू 14 गिवन है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 5 गिवन है। ठीक है, तो वो लास्ट में हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या करना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखना है। इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या आएगा, ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 14, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो ये 9 बन जाएगा। अब ये जो नॉर्मल आया है वो दोबारा कट कर रहा है कौन से पॉइंट पर, 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब है
a cos 2 थीटा कॉमा b sin 2 थीटा। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें जो x और y आ रहा है उसकी जगह ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वहां से पूरी इक्वेशन थीटा के अंदर आ जाएगी, थीटा को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई a x की वैल्यू है a cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b इंटू b sin 2 थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे a स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर का वैल्यू 14 है। और देखो यहाँ आ रहा है cos थीटा, ऊपर आ रहा है cos 2 थीटा, अपने को चाहिए cos थीटा की वैल्यू, तो पूरी इक्वेशन को अपन cos के टर्म में बनाने का ट्राई करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, ये काम करते हैं, cos 2 थीटा को लिख दिया हाफ एंगल में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस b स्क्वायर का वैल्यू है 5 इंटू इसको लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया है। साइन साइन कैंसिल आउट, प्योरली जो इक्वेशन बनेगी वो cos के अंदर बनेगी, cos थीटा आ जाएगा। कैलकुलेशन सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 14 माइनस cos इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू cos थीटा माइनस का 10 cos स्क्वायर थीटा, और जो अपॉन में cos थीटा आएगा वो इक्वल टू में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू cos थीटा। तो आपके पास आया 28 cos स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी 28 नहीं बोलेंगे अपन, इसमें 28 में से 10 को पहले माइनस कर देते हैं, तो 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 9 cos थीटा माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म आया है इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो बताइए इसके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं आपके हिसाब से? भाई इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 18 इंटू 14, तो 9 इस तरह से दो नंबर ब्रेक करने हैं कि उनका डिफरेंस 9 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई जो है वो ये सेट हो जाए। तो इसमें हम क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं? या तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए अगर आपको फैक्टर क्लिक नहीं करता है, या फिर अगर आपको फैक्टर क्लिक कर जाते तो अच्छी बात है। तो 18 इंटू 14 है, उनका डिफरेंस आना चाहिए, तो 18 इंटू 14 अगर आ रहा है नंबर तो उसको ब्रेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, अगर एक फैक्टर 7/6 आ रहा है माइनस 2/3, नहीं तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया होगा इसके लिए मेरे ख्याल से। 21 और 12 आ रहे फैक्टर, 20 और क्या आ रहा है? 21 और 12। बिल्कुल सही, 21 और 12 कर लेंगे इसमें। तो 21 cos थीटा माइनस का और प्लस का 12 cos थीटा, इनका डिफरेंस 9 आ रहा है और ये मल्टीप्लाई यहाँ से मैच करा देंगे। ये तो आप कर सकते हैं ना, ब्रेक कर सकते हैं। माइनस का 14 तरीका क्या होता है, ये दो नंबर है इनके फैक्टर कर लो सारे, और उन फैक्टर में टर्म्स क्लब करके देख लो कि इससे क्या दो पार्ट करें कि उनका डिफरेंस 9 बन जाए, तो वहाँ से भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कॉमन आ गया, अगर अपन 18 है 21 है तो 3 कॉमन ले लिया अपन ने, 3 cos थीटा कॉमन ले लिया, तो 6 cos थीटा माइनस 7 प्लस का इसमें से अपन ने कॉमन ले लिया 2, तो 6 cos थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 3 cos थीटा प्लस का 2 और 6 cos थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो cos थीटा का दो वैल्यू आया अपने पास, दैट इज माइनस 2/3 और 7/6। 7/6 तो वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये प्रूव हो जाएगा कि केवल cos थीटा की वैल्यू माइनस का 2/3 के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए क्लियर है सब लोगों को? तो ये नॉर्मल के क्वेश्चन पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल का ही नॉर्मल क्वेश्चन एकदम, क्योंकि बस इक्वेशन पता होनी चाहिए, जिस पॉइंट से पास कराने को बोला पास करा दिया, बाकी तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी नॉर्मल पे ही बेस्ड है, मतलब नॉर्मल की क्वेश्चन का एप्लीकेशन की बात चल रही है अपनी। नॉर्मल की क्वेश्चन को आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बोला है कि ये एलिप्स दिया है आपको, इस एलिप्स पे फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट ए पॉइंट, किसी भी रैंडम पॉइंट पे अपन नॉर्मल ड्रॉ किया और उस पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, तो एक नॉर्मल वाली लाइन और उसको सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, उन दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो आपको ए और बी के टर्म्स में बताना है, वो आपको ए और बी के टर्म्स में बताना है। तो क्या करेंगे भाई, देखो कुछ भी मत करो, आप तो बस इसमें नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो, उसकी स्लोप निकाल लो, पे एंगल चाहिए ना लाइंस के बीच का, और एक सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन आएगी, उस पॉइंट एज्यूम कर लो पहले जिस पॉइंट पे नॉर्मल लिख रहे हैं, दोनों की स्लोप निकाल लो और एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और फिर चेक कर लो कि वो किस एंगल पे मैक्सिमम आ रहा है। पॉइंट मानना पड़ेगा ना पैरामेट्रिक में, पी पॉइंट, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इस पे अपन ने लिखा नॉर्मल, इसको ज्वाइन कराया सेंटर से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल लेट से अल्फा,
ये मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है। क्या सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को? तो ये तो अपना 0 0 है, इसको अपन स्लोप मान लिया m1, इसको स्लोप मान लिया m2। तो भाई m1 तो क्या है, नॉर्मल का स्लोप है ना, तो नॉर्मल की पहले इक्वेशन लिख लो। नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, ax बाय cos थीटा माइनस by बाय sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप क्या आ रहा है, ये अपन नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, माइनस का a बाय cos थीटा डिवाइड बाय माइनस b बाय sin थीटा। ये माइनस तो आया है क्योंकि वो फॉर्मूले की वजह से ये माइनस साथ में था, तो ये आ रहा है a sin थीटा बाय b cos थीटा, a sin थीटा बाय b cos थीटा। ये अपने पास नॉर्मल का स्लोप आ गया m1, और है ना m1 आ गया। अरे बोलो भाई सबको, a बाय b sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। और m2 का मतलब ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप का मतलब क्या है, b sin थीटा माइनस 0, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, b sin थीटा माइनस 0 अपॉन a cos थीटा माइनस 0। तो इसको डिवाइड करके आएगा b बाई a tan थीटा। तो दोनों का स्लोप आ गया m1 m2। अब एंगल बिटवीन लाइन tan अल्फा दैट इज मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये अपन लगा देंगे फॉर्मूला, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है देखो, a बाई b tan थीटा माइनस b बाई a tan थीटा अपॉन 1 प्लस, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को m1 m2 को, जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो a से कैंसिल आउट, b से भी कैंसिल आउट, tan इंटू टेन tan स्क्वायर थीटा। अगर आप फाइनली ऑब्जर्व करो तो tan थीटा कॉमन आया, तो a बाई बी माइनस b बाई a क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमको इसका चाहिए मैक्सिमम, तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा बन जाएगा तो अपन लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया है, इनटू का sin 2 थीटा। तो मैक्सिमम का होगा जब इसको 1 रख देंगे, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है tan अल्फा वो आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। इसका tan इनवर्स ले लेंगे तो आपको अल्फा एंगल मिल जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो इस तरह से अपन इसको डील कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, नॉर्मल के बस नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में सबसे ज्यादा काम में आती है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़े। कोई कॉपी कर रहा है? चलिए फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मतलब एज अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन लिखा है मैंने, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब एज अ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा बन सकता है कि मल्टीप्लाई फाइंड करो। इसमें छोटी सी ट्रिक यूज हो रही है, उस पर्पज से मैंने क्वेश्चन करवाया है। आपको बोला है कि इफ ए नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द एलिप्स मीट्स द मेजर एंड माइनर एक्सिस इन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी एंड OF is the perpendicular to this normal, then prove that PF into PG का मल्टीप्लाई आएगा, PF into PG का मतलब कैपिटल जी है एक बार स्मॉल जी है। तो अपन अगर कोई एक भी पार्ट प्रूफ कर ले तो सिमिलर टाइप है दूसरे वाले का प्रूफ हो जाएगा बाय सिमेट्री। तो डायग्राम बनाएंगे और थोड़ा ट्राई करते हैं। देखो क्या बोला है कि एलिप्स है, किसी भी पॉइंट पे आपने बनाया नॉर्मल, वो जो नॉर्मल कट कर रहा है उसको मेजर एक्सिस को कैपिटल जी पे, माइनर एक्सिस को स्मॉल जी पर, ऐसा दिया है जी पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पे। अब ये पॉइंट अपने पास ओरिजिन सेंटर दिया है, सेंटर से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, दैट इज एफ पॉइंट। ठीक है, सेंटर से ड्रॉप किया हमने, दैट इज अवर एफ पॉइंट। तो अब आपको ये प्रूफ करना है पी एफ लेंथ, मतलब पी से लेकर आपको एफ तक का लेंथ निकालना है। अगर आप निकालें इन जनरल आपको किसी भी पॉइंट के लिए प्रूफ करना है ना, और पी से लेकर जी तक का लेंथ, इनको मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर आना चाहिए, ये अपन को प्रूफ करना है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व होगी, और किस तरह से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेशन को, वो बहुत जरूरी है। अगर अपन को इन जनरल प्रूफ करना है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो आप क्या करना है, पी पॉइंट जो नॉर्मल लिख रहे हैं वो कोई ऐसा पॉइंट माना, सिंपल सा पॉइंट, आपने ये वाला पॉइंट मान लिया, इस पे लिख दिया आपने नॉर्मल, है ना, या किसी ऐसा कोई पॉइंट जिसमें कोई एंगल अज्यूम कर लिया। जैसे मैं तो क्या मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ए कॉस थीटा बी साइन थीटा प्रॉपर पॉइंट। आप क्या करना, थीटा को मान लिया π/4,
तो वो क्या है कि वहाँ से जो नॉर्मल लिखना आसान काम होगा ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एज अ वैल्यू के टर्म्स में, तो काम आसान हो जाएगा। अभी अपन लोग इन जनरल प्रूफ कर रहे हैं। एग्जाम में आप पॉइंट लेके कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेशन को कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर पॉइंट के लिए ट्रू है ना। तो किसी भी पॉइंट को मान लो सिंपल सा जो आपको अच्छा लग रहा है। अपन ने पॉइंट माना a cos थीटा b sin थीटा, तो सबसे पहला काम है अपन को कैपिटल G स्मॉल g निकालना पड़ेगा। तो अपन ने बोला कि भाई a x बाई कॉस थीटा, नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया फटाफट से, b y बाई साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अपन ने लिखा। अब मैं क्या बोलूँगा इसमें कि वही कैपिटल G स्मॉल g निकालो भाई सबसे पहले। तो कैपिटल G पॉइंट आपने निकाला। कैपिटल G का मतलब है कि x एक्सिस पे अपन ने y को 0 पुट कर दिया। जब अपन y को 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन a कॉमा 0। स्मॉल g का क्या वैल्यू आएगा, स्मॉल g का मतलब y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे तो स्मॉल g की जरूरत नहीं है, अपन तो बस पहला वाला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं ना अभी। पहले वाला पार्ट के लिए कैपिटल G की जरूरत है, तो सिमिलर टाइप से दूसरा वाला कर लीजिएगा, सिर्फ मैं पहला वाला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो P से लेकर G तक का लेंथ, P से लेकर G तक का लेंथ तो अपन को निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से। P पता है, G पता है, लेकिन डाउट पता है किसमें आएगा, P से लेकर F तक का लेंथ। P से लेकर F तक का लेंथ आप कैसे फाइंड करोगे, डाउट उसमें आएगा आपको। तो पहले अपन PG लेंथ निकाल लेते हैं, P कैपिटल G है ना। PG लेंथ के लिए भी देखो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, तो उसकी भी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी, ऐसा कोई लोड नहीं है। तो देखो PG का P पॉइंट है a cos थीटा, तो a cos थीटा माइनस ये वाला पॉइंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा बाई a का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो एक सिंपल टर्म में आएगा, वहीं से अपन को प्रूफ करने का कुछ अपन को आइडिया लगेगा। और आप ऑब्जर्व करो ये जो स्क्वायर के अंदर कहानी चल रही है, इस कहानी में आप देखो, अगर मैं इस a को मल्टीप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर कॉस थीटा से a स्क्वायर कॉस थीटा कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करके b स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे b की पावर 4 आएगा, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा बहुत एलसीएम ले लूँ और थोड़ा सा अच्छे से कर दूँ तो आप खुद देखो, b स्क्वायर कॉमन आके b बनेगा, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होने के बाद a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आफ्टर एलसीएम जब a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा फास्ट मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, तो वो आप खुद से कर सकते हैं ना भाई। b स्क्वायर कॉमन लेके b बाहर आएगा, a स्क्वायर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में जो a स्क्वायर आएगा उसका a बाहर आ जाएगा, कर सकता है ना इतना तो यार। बोलो क्लियर है। ये अपना आया पीजी लेंथ आ गया अपना। अच्छा अब बताओ पीएफ लेंथ कैसे निकालेंगे, पी से लेकर एफ तक का लेंथ कैसे निकालेंगे, ये मेरा डाउट है। अब देखो सेंटर 0 0 है। अब आप बोलोगे कि भाई पहले अपन क्या करेंगे कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट आ रहा है इससे आप ये जो नॉर्मल आ रहा है इस पे आप निकालोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो भी वेरिएबल के टर्म में बड़ा बेकार सा आएगा। फिर जो पॉइंट आएगा उसमें लगाएंगे अपन डिस्टेंस फार्मूला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का खुद फार्मूला बड़ा सा होता है, तो वो काफी टाइम टेकिंग है कि नहीं है। तो उसके अलावा अपन क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच। देखो ये जो डिस्टेंस आ रही है, अगर देखो ये पी पे टेंजेंट है कि नहीं है, तो जो पी एफ डिस्टेंस आ रही है वो इक्विवेलेंट, अगर मैं सेंटर से टेंजेंट पर ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, तो देखो ये 90, ये बेचारा पहले से 90 है क्योंकि नॉर्मल है, ये ऑलरेडी 90 है, ये भी 90, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा ना एक। अगर रेक्टेंगल बन जाएगा, ये अपन मान लेते हैं क्यू पॉइंट, तो जो पी एफ लेंथ होगा क्या वो ओ क्यू के बराबर नहीं होगा अगर रेक्टेंगल बन गया तो डायरेक्टली। बोलो तो ओरिजिन से पॉइंट तो पता ही है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, ओरिजिन से जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे डायरेक्टली पीएफ आ जाएगा। पहले अपन पॉइंट वाला फार्मूला लगाए फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाए, उतना सब नहीं करना है। अपन बोलेंगे कि जो पीएफ लेंथ है वो डायरेक्टली बराबर है ओएफ लेंथ, ओक्यू लेंथ के। और व्हाट इज ओक्यू, ओक्यू लेंथ ओरिजिन का टेंजेंट से डिस्टेंस, एक पॉइंट का लाइन से डायरेक्टली डिस्टेंस का फार्मूला, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ। तो जो पी क्यू का इक्वेशन आएगा वो आएगा, टेंजेंट का इक्वेशन पता ही है आपको, एक्स कॉस थीटा बाई ए वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। तो अपन क्या करते हैं, अगर अपन को पीएफ लेंथ निकालना है तो पीएफ लेंथ ओक्यू के बराबर है, तो और ये रहा ओरिजिन, ये रही लाइन, डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक्स को 0 पुट करा
y को 0 पुट करा, माइनस का 1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं लाइन से, एक पॉइंट का लाइन से ऑरिजिन से, अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos थीटा बाई a का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाई b का होल स्क्वायर। तो अगर सिंप्लीफाई करें एलसीएम आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, वो ऊपर आ गया a b, अपॉन में बचेगा b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देख लीजिए, अब आपको दिख रहा है अगर मैं pf और pg को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट का टर्म ऊपर है, रूट का टर्म नीचे है, कट गया। इसमें b a नीचे है, a ऊपर है, तो a से a कट जाएगा, b इंटू बी क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। सही है कि नहीं? सही तरीका बोलो, तरीका सही है क्या भाई? हाँ सर। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए एक बार सभी लोग। तो ये जस्ट ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये प्रॉपर्टी जो है किसी भी टाइप के एलिप्स के लिए वैलिड है, क्योंकि अपन ने ये जो रिलेशन है डिस्टेंस वाला रिलेशन है, डिस्टेंस वाला रिलेशन किसी भी टाइप के टिल्टेड एलिप्स हो, शिफ्टेड वाला हो, सबके लिए वैलिड होता है। तो वहां पे अपन अप्लाई कर सकते हैं, और प्रूफ जब भी अपन करेंगे तो स्टैंडर्ड के लिए करेंगे, वैलिड वो सबके लिए होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको है ना तो इलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको है ना वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो आपको इलिप्स के लिए याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ कुछ पॉइंट्स। तो देखिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखवा रहा हूँ इलिप्स की, जो कि आप याद रखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी पॉसिबल है। इलिप्स में प्रॉपर्टी ये है कि अगर अपन फोकल कॉर्ड होती है, फोकल कॉर्ड के, या अगर ये फोकस से कोई लाइन कॉर्ड पास हो रही है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती हैं। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करती हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर वो कॉर्ड इस फोकस से पास हो रही है तो वो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करेगी। ये अपन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मतलब मैं वर्बली बता रहा हूँ, चाहता इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको समझ में प्रॉपर्टी आनी चाहिए ना। दूसरा, अगर अपन ये बोलते हैं अगर एलिप्स में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को किसी पॉइंट पे कट करती है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट है जो डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रही है किसी भी रैंडम पॉइंट पर, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जहां डायरेक्ट्रिक्स को कट हो रहा है उनके बीच का जो पोर्शन आएगा, पोर्शन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद टेंजेंट, वो हमेशा फोकस पे 90 सबटेंड करता है। जो PQ वाला पोर्शन आ रहा है वो PQ मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जहां डायरेक्ट्रिक्स कट कर रही है वो पोर्शन को अगर ज्वाइन कराएंगे तो वहां पे फोकस पे हमेशा क्या होगा, 90 सबटेंड होगा। ये प्रॉपर्टी पैराबोला में भी वैलिड थी, ये एलिप्स में भी वैलिड है, और ये प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी वैलिड होगी। सेम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अपने वैलिड थी पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में। पैराबोला में था स्पेशल केस कि वो टेंजेंट्स 90 पे मिलती हैं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है उससे टेंजेंट 90 पे जाती हैं, बट एलिप्स में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगी बट वो 90 पर नहीं होंगी, कोई भी एंगल हो सकता है। आई होप सबको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है एकदम। हाँ सर। अगली जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ये बोलते हैं कि इलिप्स में, ये इलिप्स दिया आपको स्टैंडर्ड, और आपने ये इसका बनाया ऑक्सिलरी सर्किल, ये इसके फोकस है एस और एस डैश। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने किसी भी रैंडम पॉइंट पे बनाया टेंजेंट, किसी भी रैंडम पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया, तो फोकस से, अगर मैं फोकस से किसी भी रैंडम पॉइंट टेंजेंट बनाया तो फोकस से किसी भी रैंडम टेंजेंट पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो हमेशा उस एलिप्स के ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करता है। फोकस से अगर मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पर, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि Q पॉइंट H के, या इस वाले फोकस से अगर मैंने ड्रॉप किया टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पे मीट करेगा। ये पॉइंट अपन मान लेते हैं इसके अंदर, ये पॉइंट मैंने मान लिया Y पॉइंट, ये मैंने मान लिया Y डैश पॉइंट।
एस पॉइंट से परपेंडिकुलर वाई, तो वाई और वाई डैश क्या है, फोकस से किसी भी रैंडम टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो हमेशा किस पर लाई करेंगे, ऑक्सिलरी सर्किल पर लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस से किसी भी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस आएगा दैट इज ऑक्सिलरी सर्किल। भाई वो हमेशा इस पर लाई कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट का अगर लोकस निकाला जाए, क्योंकि हर बार टेंजेंट वेरी करेगी, तो हर बार नया फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा, उन सबका जो पाथ आएगा वो ऑक्सिलरी सर्किल के बराबर आएगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, y एंड y डैश ऑलवेज लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्किल, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड दूसरी प्रॉपर्टी एस वाई, इन दोनों का जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई है, मतलब फोकस से दोनों टेंजेंट्स का जो अपन ड्रॉप किए परपेंडिकुलर्स, उनका जो लेंथ आएगा एस वाई इंटू एस डैश वाई डैश, वो हमेशा बी स्क्वायर के बराबर होता है, या इन शॉर्ट सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, एस वाई इंटू एस डैश वाई डैश बराबर होगा बी स्क्वायर, या ऐसा बोल सकते हैं सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। कोई डाउट इसके अंदर? इसको आप प्रूव कर सकते हो। देखो ये अगर मेरे को प्रूव करना है, ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये फोकस है E, 0 है, अपन ने इलिप्स माना स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो अपन ने बोला कि भाई इस फोकस से किसी भी लोकस वाला क्वेश्चन बन गया ना, मान लो कि फोकस से टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकाल के बताओ, फोकस से किसी भी रैंडम टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकाल के बताओ। तो ऐसा लोकस का क्वेश्चन अगर आ गया, इसका हमको आंसर पता है, हमको आंसर भी क्या पता है कि ये इस पे लाई कर रहा है, मतलब उसका लोकस क्या आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या ये हम प्रूव कर सकते हैं क्या, है ना? तो ट्राई करते हैं। ये लोग इसको ट्राई क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसका जो फंडा है वो कहीं और क्वेश्चनों में काम में आ सकता है, लोकस वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैंने ये पॉइंट h के मान लिया है, जिसका मेरे को लोकस फाइंड करना है, ये p पॉइंट अपना वेरिएबल पॉइंट कौन सा है, p पॉइंट है। तो अपन क्या करते हैं, p पॉइंट पर एक टेंजेंट की इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। p पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन अज्यूम करेंगे, है ना। और कौन से फॉर्मेट में माने, आप चाहो तो पैरामेट्रिक मान सकते हो, आप चाहो तो स्लो फॉर्म मान सकते हो। तो मैंने p पॉइंट पर स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन अज्यूम कर ली, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन अज्यूम किया। अब मेरे को तो h और k में रिलेशन चाहिए। अगर मेरे को h और k में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो क्या क्या कर सकते हैं, h k इस पर लाई करेगा, पहली कंडीशन। तो y की जगह k और माइनस ले आएंगे m इंटू एच इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। k और h में पहला रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन कहाँ से मिलेगा कि ये जो लाइन जा रही है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, बोलो। तो अपन क्या करेंगे, अरे भाई कुछ तो समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा चीज? यस सर। तो देखो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो बताइए अपन 90 पे क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे m1, इसका स्लोप तो हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए फिर। अगर मेरे को देखो h और k में पहला रिलेशन तो आ गया है, मेरे को एक रिलेशन और चाहिए ना यार, तो मैं दूसरा रिलेशन कहाँ से लेके आऊं? सर m1 m2 is equals to minus। बेटा m1 m2 माइनस लगाएंगे तो व्हाट इज m2, इसका स्लोप तो पता ही नहीं ना h और k के टर्म में। सर m लिया, अच्छा हाँ m तो अपन ने ऐसा ही माना है, मतलब स्लोप मान लिया ना अपन ने। तो हाँ सर। तो एक काम करते हैं ना, अपन m के टर्म में लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो ऐसा करते हैं, इसका जो स्लोप आ रहा है वो कितना आएगा, तो इसका स्लोप तो m ही है, और इसका स्लोप अपने h और k के टर्म में निकाल लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट माइनस में कर देते हैं m के टर्म, क्योंकि ये भी m के टर्म में आ रहा है, उसको भी m के टर्म में चला देते हैं। तो इसका स्लोप कितना आएगा, k माइनस 0 अपॉन h माइनस a, सही बात है। और इसका स्लोप है m इक्वल टू माइनस होना चाहिए। अब ठीक है भाई, अपन इससे ज्यादा तो कुछ अप्लाई कर नहीं सकते ना। तो देखो यहाँ से आएगा m इंटू के और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का h प्लस का ए। तो यहाँ से आया h प्लस एम के इक्वल टू ए ई। ये अपनी आ गई सेकेंड इक्वेशन। बस अब दो इक्वेशन है, अब हमको इन दोनों इक्वेशन से हमको इस बार अपना पैरामीटर m है, m वेरिएबल बनना है, m को एलिमिनेट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपन इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इन दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो वहाँ से अपना काम हो जाएगा। तो एक स्क्वायर करते हैं, तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर प्लस वहाँ से आया
एच प्लस एम के का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। आपको देखिए के स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन आने के बाद 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से आएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस का 2mh के प्लस का 2mh के, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर ठीक है प्लस का बी स्क्वायर ठीक है। अब ये जो है ए स्क्वायर ई स्क्वायर वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये प्रॉपर्टी है, रिलेशन होता है ना, ये वो एसेंट्रिसिटी का और ए और बी का रिलेशन। वहाँ से क्या होगा बी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से भी क्या दिख रहा है ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कट गया, देखो क्या बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो जो इसका लोकस आ रहा है वो क्या आ गया, देखो इसका लोकस ऑक्सिलरी सर्किल आ चुका है, इसका लोकस ऑक्सिलरी सर्किल आ चुका है, इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे लाई करेगा, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? और फिर अगर आपने ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है, अब तो क्या करना है, इस पॉइंट से इसका लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, इस वाले फोकस से भी इसका डिस्टेंस निकालेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर m का टर्म कैंसिल आउट हो जाता है और वहाँ से जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आप खुद से इजीली प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ऐसे प्रॉपर्टी याद रखना मेनली आपको, चलेगा भाई सबको? यस ठीक है, तो मैं ये आगे बढ़ूँ फिर? सर, एक सेकंड स्लाइड पीछे कर दीजिए बस। ओके बेटा, पीछे ये स्लाइड, हाँ सर। ठीक है, लिख लीजिए एक बार फटाफट से, फिर हम आगे उस पर, अब मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई है उस पर अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हो गया सर। क्या ये किसी को लिखना है क्या भाई? हाँ भाई लिख लिया सबने, आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? आगे बढ़े भाई। अगला देखो, एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं इस पे अपन। प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, मतलब इसके कम चांस है पूछे जाने के, बट फिर भी बता देता हूँ कि डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। प्रूफ तो ऐसा है कि भाई प्रॉपर्टी में जो जो स्टेप बोले गए हैं वो आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। प्रॉपर्टी ये क्या, किसी भी इलिप्स में जो उसके मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, जो उसके मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, अगर उनमें हमने बनाए टेंजेंट्स, किसी भी इलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे बनाए टेंजेंट्स, वो दोनों टेंजेंट्स किसी भी रैंडम टेंजेंट को 2 पॉइंट पे कट कर रही हैं, मतलब P पॉइंट है और उसमें जो टेंजेंट्स है वो Q और R पे कट कर रही हैं। मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट वर्टेक्स पे जो टेंजेंट्स हैं उनको कट कर रही है Q और R पर। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर QR को डायमीटर मान के, अगर QR को डायमीटर मान के सर्किल बनाया जाता है, QR को डायमीटर मान के सर्किल बनाया जाता है, तो वो सर्किल हमेशा फोकस से पास करता है। क्या प्रॉपर्टी है कि QR को डायमीटर मान के सर्किल बनाया जाएगा तो वो हमेशा फोकस से पास करता है। प्रूफ का तरीका यही है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, इससे R पॉइंट सॉल्व कर लो, Q पॉइंट सॉल्व कर लो, उसको ज्वाइन कराएंगे S से, अगर ये QR डायमीटर है तो 90 बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 बनेगा, बस। तो 90 तक प्रूफ कर ही सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। कौन से पॉइंट्स को डायमीटर माना है, जहाँ पे वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है वो किसी भी रैंडम टेंजेंट को कट करेंगी, उससे डायमीटर बनेगा, उसको सर्किल डायमीटर मानते हुए सर्किल बनेगा, वो इलिप्स के हमेशा फोकस से पास करेगा। इसको हम एज ए प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं अगर कहीं पे इसका यूज आता है तो। चलेगा भाई सबको? और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इलिप्स की, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये इलिप्स एज ए मिरर काम कर रहा है तो किसी भी एक फोकस से अगर रे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे वाले फोकस से पास करेगी, एंड वाइस वर्सा। किसी भी एक फोकस से अगर रे जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, दूसरे फोकस से पास करती है। क्योंकि जो नॉर्मल आता है, नॉर्मल एक्चुअली जब अपन प्रूफ करते हैं तो नॉर्मल हमेशा इनके एंगल को पी एस डैश को बाइसेक्ट करता है।
अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो वहां से अपनी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, एक फोकस से जाने वाली रे दूसरे वाले फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये कुछ पिछली वाली प्रॉपर्टी वापस समझा दीजिए कौन सी बेटा, ये वाली लास्ट वाली, सर, इसके पहले वाली। ये वाली बेटा, ये मैंने बताया कि अगर एलिप्स में जो वर्टेक्स के एंड, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं ना, ए और ए डैश, अगर मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे मैंने बनाया टेंजेंट, ठीक है, वो दोनों टेंजेंट किसी भी रैंडम पॉइंट पी पर टेंजेंट को कट कर रही है दो पॉइंट पर, क्यू और आर पर। तो जो दो पॉइंट मिलेंगे ना क्यू और आर, उनको अगर डायमीटर, इसको अगर डायमीटर मान के मैंने सर्किल बना दिया, तो ये सर्किल एलिप्स के फोकस से पास करेगा, ये प्रॉपर्टी है। सर। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, इससे इससे जरूरत नहीं पड़ती, ये सफिशिएंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि अपने कहीं ना कहीं काम में आ सकती है चैप्टर में। ठीक है, तो अब इन पर हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले कर रहे थे। आगे बढ़ूंगी मैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा प्रॉपर्टी का रिवीजन करवा दिया है, इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्राई करें सभी लोग एक बार। बोले कि एन इलिप्स हैज फोकाई f1 and f2 in the xy plane and is tangent to x axis। x axis क्या है, इलिप्स पे टेंजेंट है, तो कुछ ना कुछ टेंजेंट का यूज करेंगे प्रॉपर्टी के लिए। तो हमने बोला कि भाई ये जो इलिप्स है उसमें 1.9, 20 है और 1.49, 25 है। तो इस टाइप से कुछ इलिप्स बन रहा होगा जो कि x एक्सिस पे टेंजेंट है ना, ये अपनी x एक्सिस से टच कर रहा है और ये इलिप्स इस तरह से बना हुआ है, 1.9, 20 है, 1.49, 55 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? अब आपको क्या बोला है इसके अंदर कि भाई आपको तो क्या पूछा है, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब आपको 2a की वैल्यू पूछा है, 2a का वैल्यू पूछा मतलब a का वैल्यू से मतलब है। अब क्वेश्चन है इंक्लाइंड इलिप्स का, इंक्लाइंड इलिप्स सिलेबस में है नहीं है, बट सिंपल क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टी बताई है, जो डिस्टेंस वगैरह चीजें हैं वो सेम रहती है हमेशा। तो देखो इनके बीच अगर दोनों फोकस पता है तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा, 2a ही हो जाएगा। ये तो आप निकाल ही लोगे ना, वहां से a और e का रिलेशन मिल जाएगा। अब बस कैसे भी करके इस टेंजेंट को भी काम में ले लो तो काम हो जाए अपना, इसके लिए कोई चीज काम में ले लो तो वहां से भी एक रिलेशन मिल जाएगा, काम हो जाएगा। तो देखो अगर x एक्सिस टेंजेंट है, समझ लो ना, तो फोकस से अगर टेंजेंट पे ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर्स, क्या अगर दोनों फोकस से टेंजेंट पे ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर्स, तो दोनों परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होगा वो b स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना यार, फोकस से किसी भी, ये टेंजेंट है ना, एक्स एक्सिस पे क्या टेंजेंट तो है ना किसी न किसी पॉइंट पर यार, तो फोकस से किसी भी टेंजेंट पर जो ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर्स, उनका जो प्रोडक्ट है वो b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो ना यार। और जो भाई ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ कितना है, 20 है y कोऑर्डिनेट, और इसका लेंथ कितना है, 55 है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो x एक्सिस पे किया है ना, तो जो उसकी लेंथ होगी वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी ना उस पॉइंट के। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो अपन क्या करेंगे, देखो 20 × 55 जो होगा वो b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक कंडीशन अपने पास ये वाली भी आ गई, और एक डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 49 - 9 40 का स्क्वायर और 55 - 20 तो कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस 1225, तो ये हो रहा है 5 2 6 और 2 8 और 1 2825 आ रहा है 2a का वैल्यू। और b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, देखो तो 4a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू 2825, इसका स्क्वायर कर दिया। और हमको तो क्या a से मतलब है ना, e को हटाना है। a स्क्वायर e स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। बस अब वहां से b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू b स्क्वायर कितना आ रहा है, 110 1100, तो 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b स्क्वायर इक्वल टू 2825, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 2825 प्लस 4b स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4400, तो 5 2 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 1 और 4 5 और 2 7, तो ये आया 4a स्क्वायर, रूट ले लेते दोनों तरफ, 4a स्क्वायर 2a और ये 70 to 25 है तो 5 और 8 × 9 तो 8, तो 2a की वैल्यू 85 आ जाएगी, 85 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है क्या?
मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। आपको प्रॉपर्टी क्लिक करती है तो फटाफट से हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक सर्किल में मैंने कराया था, तो लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसे सर्किल में क्वेश्चन कराया था, जिसमें कि अपन ने कंडीशन निकाली थी ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। अगर आपने लेक्चर में अटेंड किया है तो उसमें भी यही चीज पूछी गई थी कि भाई इलिप्स है, सर्किल था, उस पर एक कॉर्ड बनाई थी, दो कॉर्ड्स एक पॉइंट से, उनको एक्स एक्सेस कर रही थी बाइसेक्ट। इस बार एक्स एक्सेस ना करके कोई और लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रही है, मतलब सिमिलर फंडा है। तो जो जे वो वाला जो सर्किल वाला क्वेश्चन है वो जेई में पूछा गया था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन बनाने का अपन ने ट्राई किया है। और ये जो पॉइंट आ रहा है वो इलिप्स पे लाई भी कर रहा है, अगर आप देखो तो ये बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाइए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखो लॉजिक जो समझ में आ रहा है, ये एलिप्स जो दिया है आपको, ये एलिप्स है और ये कोई इस पे पॉइंट लाई कर रहा है a, माइनस बी, तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू माइनस बी, ऐसा कोई पॉइंट मान लिया a, माइनस बी। इससे कॉर्ड्स आ रही है, उन कॉर्ड्स को ये लाइन कर रही है बाइसेक्ट। तो इससे दो कॉर्ड गए, एक कॉर्ड ऐसे चली गई, एक कॉर्ड ऐसे चली गई, एक लाइन जा रही है, ये लाइन इन दोनों को कर रही है बाइसेक्ट। आई होप सबको तरीका क्लियर है। जो कॉर्ड जा रही, जो दो कॉर्ड्स हैं उनको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो अपन ने क्वेश्चन किया था, अपन क्या करेंगे कि इस पर ये पॉइंट एज्यूम कर लेंगे कुछ अल्फा के टर्म्स में। जैसे कि पहले क्वेश्चन जो था सर्किल में, उसमें एक्स एक्सेस कर रही थी बाइसेक्ट, तो एक्स पे अपन ने पॉइंट माना था अल्फा कॉमा 0। लेकिन इस बार तो लाइन के ऊपर पॉइंट मानना पड़ेगा, लाइन कर रही है बाइसेक्ट, तो एक्स को अल्फा, वाई को बी माइनस अल्फा। ये पॉइंट पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं। तो पी पॉइंट है, ऐसी क्या है, देखो ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करने चाहिए, तो अपन को कंडीशन से मतलब है कि दो पॉइंट के लिए क्या कंडीशन आएगी। अपन ने बोला कि भाई कॉर्ड जा रही है, इसको ये लाइंस बाइसेक्ट कर रही है, लाइन पे अपन ने वेरिएबल पॉइंट माना अल्फा के टर्म्स में, अल्फा की दो वैल्यू आनी चाहिए डिस्टिंक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट पता है, ये ऑलरेडी पता है, तो मैं क्यू पॉइंट निकाल लूंगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका डबल माइनस ए, 2 अल्फा माइनस ए, इसका डबल 2 टाइम्स बी माइनस अल्फा माइनस का ए, सॉरी प्लस का बी, मतलब इसका डबल में से इसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा ना। अगर वो ना अल्फा बीटा मानोगे, दिस प्लस दिस बाई 2 बराबर दिस, तो 2 को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको माइनस करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको माइनस करना होता है। तो बात तो वही पड़ती है, ले लेके एक ही बात है, चलेगा सबको। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट अपन इलिप्स पे लाई करा देंगे। जब ये पॉइंट अपन इलिप्स पे लाई कराएंगे जो कि अल्फा के टर्म्स में आ रहा है, तो वहां से बनेगी अल्फा में क्वाड्रेटिक, और जो अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी, अपन को चाहिए कंडीशन, तो अल्फा की दो वैल्यू आनी चाहिए। अल्फा की दो वैल्यू कब आएंगी, जब उसका d ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है, अगर आप में से किसी को याद है तो जो क्यू पॉइंट है वो अपन इसमें लाई करा देंगे 2 अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा सबको कंसेप्ट समझ में आया क्या, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। ये ठीक है, मैंने बोला कि पी पॉइंट था, मैंने ऑब्जर्व किया वो पॉइंट एलिप्स के ऊपर है, दो कॉर्ड को ये लाइन कर रही है बाइसेक्ट, तो मैंने डायग्राम बना दिया कि दो कॉर्ड है, लाइन कर रही है बाइसेक्ट। मैंने क्या करा, मैंने पॉइंट मानना लाइन के ऊपर, अब वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की हेल्प से दूसरा वाला पॉइंट निकाल लिया, वो भी एलिप्स पे लाई कर रहा है, उसको एलिप्स पे अपन ने लाई करा दिया, अपॉन 2a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, वो हो जाएगा, देखो y का स्क्वायर अगर करेंगे अपन तो 2b प्लस बी 3b माइनस 2 अल्फा, 3b माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इसका अप्रोच तो क्लियर है ना सब लोगों को कैसे करना है। इसको जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर का टर्म आएगा, एक अल्फा का टर्म आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। आपको चाहिए कंडीशन फॉर ए और बी, इसमें भी ए और बी इन्वॉल्व है, इसमें भी ए और बी, और इसमें भी ए और बी इन्वॉल्व है। आप कर देंगे d ग्रेटर देन 0, वहां से आपके पास ए और बी की कंडीशन आ जाएगी। आई होप तरीका क्लियर है। क्या इसका पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, ये अपना कंसेप्ट क्लियर है तो अपन मूव कर सकते हैं।
बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इलिप्स की मतलब बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। तो देखो थियरी तो अपनी हो ही गई है पूरी, और थियोरेटिकल जो भी थियरी बेस्ड क्वेश्चन अपने लिए हैं, तो ऐसे रैंडम मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सारी चीज़ों को यूज़ करने वाले, जो भी प्रॉपर्टी पड़ी सबको यूज़ करते हुए क्वेश्चन है। और लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लेंथी नहीं है। रेक्टेंगल एबीसीडी हैज एन एरिया 200। कोई रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसका एरिया 200 दिया है। एन इलिप्स विद एरिया 200 पाई, एक इलिप्स है जिसका एरिया 200 पाई है, पासेस थ्रू ए एंड सी, वो पास कर रहा है ए और सी से, एंड हैज फोका एट बी एंड डी। मतलब जो अपन एक रेक्टेंगल बनाया ए बी सी डी, आप लोग भी ट्राई करेंगे भाई, सब लोग ईमानदारी से इसको, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं करूँगा, आप लोगों को ट्राई करना है, नहीं बने बने कितना भी हो, बट आप अपना टाइम जरूर दीजिए। तो क्या बोला गया, डायग्राम बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि इलिप्स विद एरिया 200 पाई पासेस थ्रू ए और सी, ए और सी से इलिप्स पास कर रहा है, और उसके फोकस क्या है, बी और डी। अगर बी और डी फोकस है तो क्या कुछ इलिप्स इस टाइप का दिख सकता है क्या भाई? ये ए और सी से पास कर गया और ये इसके फोकस हो गए। आई होप क्लियर है। अब क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 16 m, 16 m नहीं होता है, ये यहाँ पे है, हाँ 16 m ही है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 16 m, मतलब आपको इसके पेरीमीटर फाइंड करनी है, वहाँ पे m का वैल्यू पूछा है, तो आपको इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है। क्या ट्राई कर सकते हैं क्या? इलिप्स की बेसिक प्रॉपर्टी काम में लेनी है। क्या आप लोगों को इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला पता होता है क्या? अगर इलिप्स स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, अगर ए उसकी मेजर एक्सिस की, अगर ए जो है वो मेजर एक्सिस वाला लेंथ आ रहा है सेमी मेजर, और बी है सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, ए और बी अगर पता है इलिप्स का, तो उसका एरिया कितना होता है बताइए? पाई ए भी होता है। अरे सबको पता है कि नहीं पता है? इलिप्स का जो बाउंडेड एरिया होता है वो पाई ए भी होता है, जहाँ पर ए उसका सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है, बी उसका सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है। अरे यार पता है कि नहीं है? हाँ सर पता है। ठीक है, तो अब ट्राई कर सकते हैं क्या एक बार सभी लोग? आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। अब ट्राई कर रहे हैं, सबसे बन रहा है कुछ ना कुछ। हाँ सर। सर एक्सेंट्रिसिटी आ गई। ओके, एसेंट्रिसिटी थोड़ा निकालना है, वो तो पैरामीटर से मतलब है ना। आप पहले देखो, अगर पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर के लिए वेरिएबल मान लो ना, रेक्टेंगल के साइड से ए और बी मान लो। अपने को कैसे भी करके ए और बी में इक्वेशन बनानी है, क्योंकि अपन को तो ए और बी का वैल्यू चाहिए, है ना। तो अपने को देखो, अगर पैरामीटर में इसमें लेंथ ए और बी माना, अपने को फाइंड करना है 2 टाइम्स ए प्लस बी। पैरामीटर क्या हो जाएगी? 2a प्लस 2b हो जाएगी टोटल पैरामीटर। ठीक है, अब सोचते हैं, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लगेगी? देखो पाई ए बी बराबर 200 पाई, पाई ए बी, अच्छा नहीं ये ए बी तो अलग है ना, यहाँ पे आप ये देखो कि जो मेजर एक्सिस का लेंथ वगैरह आएगा वो तो अलग आएगा ना, वो ए भी अलग है ना। अरे यार सही बोल रहा हूँ ना मैं?
ये तो अपन अच्छा इसको एक्स और वाई मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा अपने को, ठीक है। एक्स और वाई मान लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अपन एलिप्स के लिए ए और बी के टर्म में याद रखते हैं। इसकी लेंथ एक्स, इसकी लेंथ वाई। अब चलेगा भाई सबको? अरे बोलिए भाई, अपने को फाइंड करना है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। वो जो ए और बी है वो एलिप्स की मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है, वो एक्स और वाई नहीं है ना, वो अलग चीज है। तो देखो एलिप्स का एरिया क्या हो गया, पाई ए बी बराबर 200 पाई बाय एक्स लॉट, तो ए बी बराबर 200 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा रेक्टेंगल का एरिया दिया 200, तो x इंटू वाई रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, तो x इंटू वाई भी 200 आ गया अपने पास। अब और क्या अपन रिलेशन बना सकते हैं बताइए? अगर ये दोनों फोकस हैं तो डिस्टेंस बिटवीन फोका है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये x है, ये y है, ये y है, तो ये लेंथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। बोलो यार, तो एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ae। चलेगा सबको? हाँ सर। और एक क्वेश्चन और क्या आएगा बताओ, एक क्वेश्चन और रिक्वायर्ड है, बताइए कहां से आएगा? क्या आप सोच पा रहे हो रिलेशन? सर x plus y is equals to 2a। वेरी गुड। जो सी पॉइंट है ये इसकी सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट से दोनों फोकस का डिस्टेंस का सम। देखो ना, बी और डी फोकस है, एलिप्स पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस का डिस्टेंस का सम, दैट इज x प्लस वाई, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2a, है ना। तो अब अपने को अपना काम हो जाएगा। अपने को चाहिए x प्लस वाई, मतलब अपने को चाहिए x प्लस वाई का मतलब अपने को चाहिए a आएगा तो x प्लस वाई आ जाएगा, अपना आंसर भी आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे? देखो देखो भाई देखो, अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा, अगर अपन इसका स्क्वायर कर दिया और अपन ने क्या करते हैं बताओ, इसमें अगर हमको वैल्यू चाहिए इसकी, हमको तो a का वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इसका अपन ने बनाया परफेक्ट स्क्वायर। क्या आप ए बी को यूज कर सकते हैं क्या इसके अंदर? ए बी कैसे यूज होगा बताइए? अरे भाई कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। हाँ, इसी का अपन होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि इसको 4 स्क्वायर में अपन डायरेक्टली सबको ए और बी के टर्म से बना लेते हैं, क्योंकि अपन को तो ए चाहिए ना। अब एक्स प्लस वाई को नहीं भूल जाते हैं, अपन बोलते हैं कि अपन ए में क्वेश्चन लेके आते हैं, ए मिलेगा तो एक्स प्लस वाई की जगह पुट कर देंगे बाद में। अपन इसका स्क्वायर कर दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, और 2 टाइम्स xy है 200 इक्वल टू 4a स्क्वायर। और ये जो a स्क्वायर ई स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या हुआ, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस का 4b स्क्वायर जाएगा, 4b स्क्वायर इक्वल टू 400। तो कोई टेंशन नहीं है, b भी आएगा तो a और आ जाएगा ना इजीली। तो ये b स्क्वायर आ गया 100, b स्क्वायर 100, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। बोलो, अगर b 10 आ गया तो भी अपना काम हो जाएगा ना। अगर b की वैल्यू 10 को यहाँ पुट कर देंगे, ये अभी तक अपने काम में लिया ही नहीं, b को 10 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये 20 आ जाएगा, 20 को पुट कर देंगे, x प्लस वाई का वैल्यू उसका डबल कर देंगे, पैरामीटर आ गया। मतलब 2-3 चीजें थी, बेसिक प्रॉपर्टी थी, उन्हीं को आपस में घुमाया है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराया है। आई होप सबको क्लियर है तरीका। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। 1 मिनट सर। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट वैरायटी। अगर एलिप्स में इक्वेशन में x इंटू वाई का टर्म अगर आ जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा x इंटू वाई का टर्म आ गया, मतलब टिल्टेड एलिप्स की बात हो रही है, एलिप्स को मैंने टिल्ट कर दिया है, तो उस केस में आपको अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनस एक्सिस पूछा है, एलिप्स का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनस एक्सिस पूछा है, तो कैसे अपन डील करते हैं? तो तरीका देखो, उसका अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कॉनिक जब भी दिया रहेगा ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, by स्क्वायर, तो ये जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, ये जो कॉनिक का इक्वेशन है, इसका सेंटर हमेशा 0 0 होगा। ये दिस कैन बी पैराबोला, दिस कैन बी इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। इसका जो अगर इसमें x और x इंटू वाई का टर्म है, अलग से जो x का टर्म अलग से y का टर्म नहीं है, तो इसका जो सेंटर रहेगा, अगर सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है तो सेंटर रहेगा 0 0, ठीक है।
अगर एक्स और वाई का टर्म आ गया मतलब वो सिंपल जो 2gx का टर्म और 2y का टर्म आता है ना, वो टर्म क्यों आता है? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्ट करते हैं कर्व को, उसकी वजह से एक्स और वाई का टर्म आता है। अगर इसमें एक्स और वाई का टर्म प्रेजेंट नहीं है मतलब वो कर्व का सेंटर ओरिजिन है। तो देखो ये जो आपको इक्वेशन दी है, ये आपको एलिप्स की इक्वेशन दी है, वो आप मैच कर सकते हो एच स्क्वायर लेस देन ए बी की हेल्प से। कि अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है मतलब ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ने बोला कि भाई ये जो एलिप्स है कुछ इस टाइप से पॉसिबल है क्या? वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि भाई सेंटर तो उसका ओरिजिन रहेगा, एलिप्स जो ऐसा था उसको मैंने ऐसे घुमा दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब अपने को तो क्या करना है, अपन को तो इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ ये फाइंड करनी है अपन को। तो इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो अगर सेंटर ओरिजिन है तो अपना तरीका काम करेगा। अगर देखो कोई पॉइंट है जो कि एलिप्स के ऊपर मूव कर रहा है, तो जब वो पॉइंट मेजर एक्सिस के लिए आएगा तो वो पॉइंट सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। ऐसा पॉइंट मूव करते हुए जो कि सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है वो मेजर एक्सिस के लिए होगा, और ऐसा पॉइंट जो मूव करते 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 जो सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा वो माइनर एक्सिस के अलावा होगा। बोलो यार क्लियर है? तो अगर मैं इलिप्स में मूव करने वाले किसी भी पॉइंट का सेंटर से अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम फाइंड कर पाता हूं तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो ए के बराबर होगा, मिनिमम बी के बराबर होगा। करेक्ट बात है? हाँ सर। अब देखो, अब अगर आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो आप यूज करेंगे इसमें पोलर फॉर्म। एक्स वाई ना मान के अपन यूज करेंगे क्या? पोलर फॉर्म। मतलब आपको पता है पोलर फॉर्म, आपने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये वाई लेंथ है, ये एक्स लेंथ है, थीटा एंगल है, ये आर डिस्टेंस है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई अपन आर और थीटा भी यूज कर सकते हैं ना, कि आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस चाहिए ना इस बार। तो अपन बोलेंगे कि आर कॉस थीटा जो होता है वो एक्स के बराबर है और जो आर साइन थीटा है वो वाई के बराबर है। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इस इलिप्स पे कोई भी ये जो है जनरल एक्स वाई मानने की वजह आप ये भी मान सकते हो ना, जिसमें आर भी वेरिएबल थीटा भी वेरिएबल है। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा को अपन क्या बोलेंगे कि वो अपना लाई करा देते हैं इलिप्स पे, क्योंकि ये भी एक पूरे 2D स्पेस में जनरल, पूरे 2D प्लेन में ये जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? मैं आर और थीटा क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को आर जो है डिस्टेंस है, बेसिकली यहाँ पे आर क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस। और यहाँ पर भी अपन जो पॉइंट वगैरह अज्यूम कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट इस पर अज्यूम करेंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, उसमें जो आर आ रहा है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है और वही अपन को मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो ये पॉइंट मानेंगे, इसको लाई कराएंगे, यहाँ से आर की वैल्यू बनेगी थीटा के टर्म्स में और उस थीटा के टर्म में जो फंक्शन आएगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे। तो अपन लाई कराते हैं। तो देखो ये बनेगा अपने पास, आई होप सबको तरीका क्लियर है एकदम। तो 5 इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 इंटू आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू 8। तो आप देखो 5 आर स्क्वायर कॉमन आया, आर स्क्वायर कॉमन आया, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर थीटा वो बन जाएगा 5, और यहाँ से भी आर इंटू आर कॉमन आ गया तो 6 साइन थीटा कॉस थीटा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 8। तो यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 8/5 प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टाइम्स साइन 2 थीटा। तो ये अपना आ गया आर स्क्वायर का फंक्शन। आर स्क्वायर आया 8/5 प्लस 3 साइन 2 थीटा। तो अब देखना इजी है ना, इसके रेफरेंस से अपन इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को? तो अपन बोलेंगे देखो साइन 2 थीटा मिनिमम कितना पॉसिबल, जब ये मिनिमम होगा नीचे का टर्म तो ये मैक्सिमम होगा। अरे हाँ भाई, तो अपन क्या बोलेंगे आर मैक्सिमम का स्क्वायर, मैक्सिमम कर रहा हूँ उसको मैं, मैक्सिमम का मतलब है कि इसको मैंने क्या पुट कर दिया -1, इसको जब मैं -1 पुट कर दूंगा तो 5 - 3 2, 8/2 4, 4 का मतलब यहाँ पे 8/2 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आर मैक्सिमम जो आया, और व्हाट इज आर मैक्सिमम, जो आर मैक्सिमम आएगा वो इसी पॉइंट पर आएगा, वो ए के बराबर होगा। आर मैक्सिमम का मतलब ए के बराबर, उसकी वैल्यू आ गई 4, सॉरी रूट ले लेंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है सबको? और अगर इसका अपन को मिनिमम निकालना है, आर मिनिमम का स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे देखो मिनिमम के लिए नीचे का टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। नीचे का टर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको अपन 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो 5 + 3 8, 8/8 1। तो यहाँ से आर मिनिमम दैट इज इक्वल टू बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल ली।
सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस डबल कर देंगे तो लेंथ ऑफ मेजर और माइनर आ जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। आप आपने एयर भी निकाल लिया है, जब एयर भी निकाल लिया है तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला काम करेगा, वो लगा दीजिए, वहाँ से काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इसमें आपको पता है एक चीज और मिल गई, आपको कोई ये पूछेगा ना कि भाई जो मेजर एक्सिस आ रही है वो कितने एंगल पर है, या जो माइनर एक्सिस है वो कितने एंगल पर है, तो सीधी सी बात है कि आपने किस एंगल को रखा है वहां से काम हो जाएगा। सपोज माइनर एक्सिस का एंगल पूछा है, तो माइनर एक्सिस कब मिला है, जब अपन ने इसको 1 डाला है। साइन टू थीटा की वैल्यू अपन, थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल ही तो है इसका थीटा। तो जब अपन ने साइन टू थीटा को 1 रखा था तब जाके मिनिमम मिला था माइनर एक्सिस के अलोंग। तो इसको 1 रखने का मतलब है 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा आ गया π/4। इसका मतलब जो ये जो एक्सिस है वो 45 पे इंक्लाइंड होगी माइनर एक्सिस, और मेजर वाली में 90 ऐड कर देंगे तो इसका एंगल आएगा 90 + 45 135 डिग्री। क्या सबको तरीका अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? कि अगर एक्स और वाई में इस टाइप का इक्वेशन आती है तब भी अपन मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ वगैरह इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इसी टाइप का सिमिलर, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, सिमिलर टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिए अभी, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी लिख रहा है कोई बच्चे इसको? हमें कोई लिख रहा है क्या? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो सिमिलर टाइप का है। इफ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, सेम टाइप की, 2x² - 2xy + 4y² = कांस्टेंट, देन इंक्लिनेशन ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मतलब इस बार आपको ने वो लेंथ ना पूछ के वो बोला कि मेजर एक्सिस का कितना इंक्लिनेशन होगा, तो कितने एंगल पे मेजर एक्सिस है वो निकालना है। तो करना वही पड़ेगा, आर को निकालो थीटा का फंक्शन, फिर देखो किस थीटा पर आर की वैल्यू मैक्सिमम बन रही है, जिस थीटा पर आर की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी वही उसकी मेजर एक्सिस का इंक्लिनेशन आ जाएगा। आई होप तरीका क्लियर है। तो इसमें अपन x को क्या पुट करने वाले हैं, x को वही पुट करेंगे r cos थीटा इलिप्स के ऊपर, और y, क्योंकि देखो इसका सेंटर तो ओरिजिन है ही है, क्योंकि इसमें x² आ रहा है, xy y² आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो पुट कराएंगे, r को थीटा के टर्म में निकालेंगे और चेक कर लेंगे। तो अब मैं बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा, कैलकुलेशन कर दूंगा, क्योंकि वो अपन उससे कंफर्टेबल है। तो देखो x को जब r cos थीटा पुट करा तो 2r² cos² थीटा -2 टाइम्स r cos थीटा r sin थीटा प्लस 4 टाइम्स y² हो जाएगा r sin थीटा का स्क्वायर बराबर 3 + √2। तो सॉल्व करें थोड़ा सा, तो r² पूरे में से कॉमन आ गया, तो 2 cos² थीटा -2 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 sin² थीटा = 3 + √2। तो r² × 2 cos² में 2 sin² मिल जाएगा। अरे यार कैलकुलेशन सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर 2 cos² में 2 sin² मिल जाएगा तो 2 बन जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 2 sin² थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। अब अगर ये sin 2 थीटा बन चुका है तो इसको भी आप cos 2a में कन्वर्ट कर दीजिए। तो r² × 2 प्लस 2 sin² होता है 1 - cos 2a माइनस का sin 2 थीटा = 3 + √2। अगर आप r² को डिवाइड कर देंगे 3 + √2 के अपॉन में, 3 + √2 डिवाइड बाय 2 + 1 3, और माइनस कॉमन आ गया ब्रैकेट में sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो देखो ये जो आ रहा है वो a × sin थीटा प्लस b × cos थीटा का फॉर्मेट है। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √a² + b², और मिनिमम होता है माइनस टाइम्स ऑफ √a² + b²। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो इसके अंदर कि ये चाहिए मैक्सिमम, तो r मैक्सिमम, r की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, अपने को तो एंगल से मतलब है ना यार, वैल्यू थोड़ा निकालनी है, इंक्लिनेशन से मतलब है। तो r मैक्सिमम कब बनेगा, जब नीचे बनेगा मिनिमम, और नीचे मिनिमम कब बनेगा, जब जो टर्म माइनस में हो रहा है वो क्या बनेगा मैक्सिमम। क्लियर है क्या? r की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, जब नीचे बनेगा मिनिमम नेट टर्म। नीचे मिनिमम बनने के लिए जो टर्म माइनस का हो रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये जो टर्म ये मैक्सिमम होगा तो नेट टर्म नीचे का मिनिमम होगा, नीचे मिनिमम होगा तो नेट टर्म ऊपर आके मैक्सिमम बनेगा।
क्लियर है क्या? तो अपना कि आर मैक्सिमम के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, मतलब साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा की जो वैल्यू है इसको अंडर रूट 2 होना पड़ेगा। अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू हो गई √2, ये मैक्सिमम कर दिया। बस अब यहाँ से थीटा निकाल लो, तो थीटा आएगा वो मेजर एक्सिस का इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, √2 से डिवाइड कर देंगे। ये सब कुछ अपन को आता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है एकदम। 1/√2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं लिख दूंगा sin π/4, सॉरी cos π/4, इसको मैं लिख दिया sin π/4। तो sin है cos भी, cos है sin भी, तो sin 2 थीटा प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर अपन एक्यूट एंगल में बात कर रहे हैं तो ये π/2 लिया, तो 2 थीटा की वैल्यू π/2 माइनस π/4 दैट इज π/4, थीटा की वैल्यू आ गई π/8। मतलब जो मेजर एक्सिस है वो π/8 एंगल पे इंक्लाइंड होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्या कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. चलिए आगे आगे क्वेश्चन करें। यस सर। ठीक है, तो आगे सबको क्लियर है, सबने लिख लिया है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये थोड़े लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको फॉन्ट का मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत आ रहा है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सिंपल सा, इसके आगे x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स। इस एलिप्स पे नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनसे कि फ्रॉम विच पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस एलिप्स। मतलब इस एलिप्स पे ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल हैं जिनसे कि इस एलिप्स पे हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सके, ये क्वेश्चन है। इस एलिप्स पे कैसे कितने पॉइंट एक्सेस करेंगे जिससे कि हम इस एलिप्स पे जितनी भी टेंजेंट बनाए परपेंडिकुलर टेंजेंट बने। तो इसका लॉजिक क्या रहेगा? अभी ये मतलब मिक्स कंसेप्ट है, इसमें आप कुछ भी जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो आप सोच सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है ना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स जिससे कि अपन बनाने पर, अगर इस एलिप्स पे परपेंडिकुलर टेंजेंट बनने वाली हैं तो वो सारे पॉइंट इस एलिप्स के किस पे होने चाहिए? डायरेक्ट सर्कल पे होने चाहिए। बोलो, हाँ सर. अगर इस एलिप्स पे जो भी टेंजेंट बनेंगे परपेंडिकुलर वो इस एलिप्स के डायरेक्ट सर्कल पे होनी चाहिए, और वो पॉइंट इसके ऊपर भी आ रहे हैं, मतलब वो पॉइंट वही होंगे जो सर्किल, जो इसके डायरेक्टर सर्किल के और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। ऐसा बोल सकता हूं मैं? अरे यार सही है ना। देखो ये जो एलिप्स आपको ये वाला दिया है, ये एलिप्स आपको दे दिया छोटा वाला एलिप्स, और एक ये बड़ा वाला एलिप्स है। तो ये बोला कि ना इस एलिप्स, जो छोटा वाला एलिप्स है इस पर जो भी टेंजेंट बन रही है परपेंडिकुलर बन रही है। तो जो परपेंडिकुलर टेंजेंट बनती है ना वो हमेशा डायरेक्टर सर्किल से बनती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा ये इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्किल पर लाई करना चाहिए। तो जो भी पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पे, जो डायरेक्टर सर्किल के जो पॉइंट्स आएंगे जो कि एलिप्स पे कट कर रहे होंगे, उन्हीं से तो क्या बन सकती है? परपेंडिकुलर टेंजेंट बन सकती है ना भाई, बस केवल। सही बात है कि नहीं? तो अपन ऐसा बोल दे कि इस एलिप्स का जो डायरेक्टर सर्किल आएगा वो जहां जहां इसको कट करेगा उतने ही पॉइंट पॉसिबल है इसके ऊपर जिससे कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन सकती हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अंडा दोबारा बोलूं मैं? दोबारा बताऊं? क्लियर है सर. क्लियर है? तो इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्किल क्या आएगा बताइए? x² + y² इक्वल टू a² + b² 16 + 9 25। तो ये जो सर्किल आया इसी से ही परपेंडिकुलर टेंजेंट पॉसिबल है। तो इसके और इसके जितने कॉमन पॉइंट्स पॉसिबल है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको इसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो जहां जहां कट करेगा वही पॉइंट पॉसिबल है इसके ऊपर जिससे कि इस पर क्या बन सकती है? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन सकती है। तो सॉल्व कर लेते हैं। x² / 50, y² की वैल्यू पुट कर दी 25 - x² / 20 = 1। मल्टीप्लाई करेंगे 20x² +
दिस माइनस 50x² इक्वल टू 1000। तो 30x² इक्वल टू पॉइंट अगर आ रहा है, मतलब अगर सॉल्व करने में पॉइंट नहीं आएगा मतलब बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 50 माइनस 20 30x² इक्वल टू 250, ये कट गया तो x² आया 25/3। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं भाई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/√3 और x को पुट करके करस्पॉन्डिंग y के भी 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो दिख रहा है कि 4 पॉइंट पॉसिबल हैं, बोलो सही है कि नहीं। तो इससे 4 x की वैल्यू आई, x को पुट करेंगे तो y की भी 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में, तो टोटल 4 पॉइंट बन जाएंगे ना इसका, दोनों का प्लस प्लस से, हाँ, एक प्लस माइनस से और दोनों का माइनस माइनस से। तो टोटल अपने से बोल सकते हैं 4 पॉइंट इसमें पॉसिबल हैं। तो ये अपना पूरा इस चैप्टर की जो भी थियरी थी उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और जितनी भी वैरायटीज थी, जो भी प्रॉपर्टीज थी, उन पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो ये पूरे चैप्टर, आई थिंक ये पूरा जो अगर आप पूरा करते हैं, सारे क्वेश्चन में अच्छे से समझ के करते हैं, तो जितने भी चैप्टर के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और मेंस में बात करें या एडवांस में भी बात करें अपन, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये गारंटी है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है, बस आपको इसको रिवाइज करना है, जो आपको मैंने शीट दी उसको आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉपरली, और डाउट्स को आप डिस्कस करते रहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज हाइपरबोला, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू